हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास और पूरी ईमानदारी से आपके नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एपी पढ़ा था। करीबन जो है हम लोगों ने 10 या 9 वीडियो जो है अभी तक मैंने अपलोड किया है, सिर्फ एपी लेसन पर आधारित, एपी पार्ट पर आधारित, समानांतर श्रेणी पर आधारित, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी बेस थी, जितना भी जो एक अच्छा कंटेंट था, जो मुझसे हो सका मैंने आपके सामने रखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अच्छे ढंग से मेरी क्लासों को समझा होगा। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने कल के क्लास में ये पढ़ा था कि एसएन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि एसएन के कंसेप्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे सवाल आए थे जो काफी मतलब आसानी वे में, एक बेसिक वे में हम लोग बनाते हुए आंसर की ओर गए थे। जैसे मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि एसएन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था n/2 × 2a + n-1 × dv। ठीक है, ये एसएन के लिए फॉर्मूला जाना था। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने याद रखा था n/2 × a + tn होता था। तो ये दो फॉर्मूला पर आधारित, दो सूत्र पर आधारित हमने करीबन 2 दिन से पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो समानांतर पदों का योग इसे के कहा एस फॉर सम होता, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, एपी का ही क्वेश्चन है ये, और इसे हम लोग हिंदी में समानांतर पदों के योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और योग के नाम से जानते हैं, और वहां पर कंसेप्ट हम लोग एसएन लेते हैं। क्या लेते हैं? एसएन। और एसएन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 × a + tn होता है। यह कब होता है? जब tn ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिए रहता है। तो उस स्थिति में अगर a का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग वहां पर ये रूल को फॉलो करते हैं, ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे अगर d दे रखा है तो उसके कंसेप्ट में हम लोग ये फॉर्मूला पर जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातों को मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में, और इससे रिलेटेड जितनी भी अच्छी कंसेप्ट थी, अच्छा जो प्रैक्टिस था, मैंने अच्छे ढंग से करवाया था। ठीक है, अब हम लोग एक बात ये भी, मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट छूट गया था मुझसे कि जब हम लोग 2a + n-1 × d लिखते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज याद करना पड़ता है, और कोई चीज के सामने जब कंसेप्ट लग जाता है तो हमारे माइंड में वो चीज लंबे समय तक यादगार होता है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मेरे को लंबे समय तक रखने के लिए इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, जब इस फॉर्मूला पर आधारित हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम को जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके कंसेप्ट में क्या होगा कि ये फॉर्मूला हमारे माइंड में सदाबहार हो जाएगा, हमेशा के लिए ये लॉक हो जाएगा। कभी भी इसके कंसेप्ट को, इसके फॉर्मूला को हम अपने माइंड से भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि n/2 × a + tn कहां से आता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं भाई मेरे। जब हम लोग n/2 एसएन के लिए फॉर्मूला में देते हैं पहला पॉइंट इंटू, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2a को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a जब जोड़ देंगे भाई मेरे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। a जब जोड़ देंगे अलजेब्रिक फंक्शन के अनुसार तो ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो उसी तरह से हम 2a को इतना, जब a जोड़ेंगे तो 2a हो सकता है, या 2a = a + a हो सकता है। दोनों के लिए एक दूसरे के इक्वल रहेगा, कोई एक दूसरे में अंतर नहीं है। जब इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर भी क्या होगा, इतना। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम कर दिया 2a को लिख सकते हैं a + a, और जो फार्मूला है वही वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जो फार्मूला दे रखा है वही में सजा देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा मेरे बड़े भाई। अब देखो क्या करते हैं कि ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि tn पर आधारित जो बेस हम लोगों ने बनाया था, जो मैथ बनाया था, तो tn का फार्मूला क्या कहता है भाई मेरे, a + n-1 × d, a + n-1 × d। अगर इसे कुछ पल के लिए छिपा देते हैं तो यह जो रूप आपको दिख रहा है, ये इसका रूप दिख रहा है। किसका रूप दिख रहा है? इसका, यानी इसी पर के फार्मूला को हमने बोलते हैं a + n-1 × d। तो इसीलिए यहां पर क्या पुट कर दिया जाता है, tn पुट कर दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर tn कहां से आया, कैसे आया? तो हम लोगों ने एक छोटा सा नॉर्मल सा कंसेप्ट दे दिया, जो आपको कभी कभी tn पर आधारित अगर प्रॉब्लम आ जाए वहां पर, और एसएन पर आधारित अगर मैथ आ जाए और एसएन फॉर्मूला से हम लोग tn दे रखा हो, तब एसएन का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वहां पर अपने माइंड को थोड़ा सा दौड़ाएंगे, कंसेप्ट को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। वहां पर कंसेप्ट के सारे हम लोग जाएंगे कि a + tn होता है। तो tn कैसे होता है, ये a वही रहता है, बस इतना का जो वैल्यू होता है ना, या एक tn का रूप ले लेता है, या किसका रूप लेता है, tn का रूप। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है a + tn होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा।
मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरी तरह से एनालिसिस मैंने कर दिया, मतलब बातें बात में जो बोर्ड के ऊपर, ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग किताब की ओर आते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था कुछ प्रॉब्लम रह गया था, आज उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर लगभग जो है हम लोग जो है इंड पॉइंट के एसएन पदों के योग के अब इंड पॉइंट की ओर कदम रखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, कल जितना कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट से हट के कुछ आज हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ने को मिलेगा। बड़ा मजा आएगा, टाइप को हम इंजॉय मूड में पढ़ें, किसी तरह का कोई टेंशन ना हो। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड के ऊपर। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्या रहा? ठीक है, इसमें पहला सवाल ये रहा, एपी से रिलेटेड है। एपी में क्या दे रखा है? A12 इज इक्वल टू 37, ठीक है, और D बराबर A12 है। A12 इज इक्वल टू 37 और D बराबर, D का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 3, तो A बराबर और S12 बराबर वाट। ठीक है, इतना का वैल्यू ज्ञात करना है, इतना का क्वेश्चन कहना है। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई माइंड में बोझ हो, कोई टेंशन हो, कोई फिक्र हो, तो कुछ पल के लिए अभी मेरे भाई आपसे एक अपील है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कुछ फिक्र को हटा दो और हटाने के साथ मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरे पॉइंट पर ध्यान दो, मेरे कंसेप्ट पर ध्यान दो, मेरे बेस पर ध्यान दो, जो आपके लिए एक फ्यूचर के लिए, आने वाला फ्यूचर में एक आपको लिए एक लंबा प्रोसेस हो, एक अच्छी जानकारी हो। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि A12 का वैल्यू कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। D का वैल्यू यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंट कितना भाई मेरे? 3 है। A बराबर, पहला A बोलते हैं प्रथम पद निकालना, और S12 यानी पदों का योग का निकालना है। S पदों का 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हमने भाई मेरे एक बात बताया था कि या तो आपको स्मॉल l बोले, या यहाँ पर AN बोले, या यहाँ पर क्या बोल दे, TN बोल दे। ये सबका जो है एक दूसरे के बराबर होता है, सब एक दूसरे क्या होता है? बराबर होता है। उससे हमें घबराएंगे नहीं, उससे हम हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, ये सभी के कंसेप्ट एक दूसरे के बराबर इक्वल है। ठीक है, कोई एक दूसरे, एल भी बोल सकते हैं अंतिम पद, एन भी का भी कंसेप्ट है अंतिम पद, TN का भी कंसेप्ट है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतिम पद। तो आइए हम लोग समझते हैं, बनाना शुरू करते हैं। काफी आसानी वे में, हंसते खेलते ये बन जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? हल लिख दिया भाई मेरे। अब क्या बोलता है? A12 बोल रहा है, यानी T12 का बात कर रहा है। यानी किसका बात कर रहा है? T12। A12 बोल दो या T12 बोल दो या L12 बोल दो, बात इज इक्वल, कुछ उस पर डिफरेंट नहीं। तो A12 को हम लिख सकते हैं भाई मेरे, अगर मान लिया A12 दिया हुआ इज इक्वल टू कितना भाई मेरे? 37 है। इतनी बात तो समझ में आ गया। जिस तरह से हम लोग T12 को लिखते थे A+11D, जस्ट लाइक दम उसी तरह से हम A12 को लिख सकते हैं A+11D। A प्लस कितना लिख सकते हैं? 11D लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे उम्मीद से यहाँ तक प्रोसेस में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कंसेप्ट कहता है कि D का वैल्यू तो इसमें दे रखा है। अब D का वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे भाई मेरे, तो उसके सहायता से हम A के पास आसानी से पहुंच जाएंगे, A का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या भाई कि A को छोड़ देंगे, 11 हो गया भाई मेरे। अब D का वैल्यू जो दिया हुआ भाई, ये कितना? 3 है। अब यहाँ इज इक्वल टू कितना है? ये 37 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि A 11 कितना हो गया भाई मेरे? 33 हो गया, और ये क्या है? 37 है। अब यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसलिए A बराबर भाई मेरे, ये 37 प्लस पॉजिटिव में 33 है, यानी 33 है। जब इक्वल की इस साइड में आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये 33 हो गया। अब 33 4 क्या होता है? 37 होता है। ठीक है, ये A का वैल्यू कितना बच गया? 4, यानी A का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो अभी हम लोगों ने A का वैल्यू प्राप्त कर लिया। पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछता था कि A बराबर वाट हो गया। ठीक है, अब हम किसके पास जाना है मेरे? S12। किसके पास जाना है? S12। अब हम लोग आते हैं S12, इसलिए S12, इसलिए क्या, किसके पास जाना है? S12। तो S12 बोले या SN बोले, तो SN के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं भाई मेरे कि n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। ये कंसेप्ट होता है SN के फॉर्म में, एक इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो जस्ट लाइक दम उसी तरह से S12 जब बोल रहा है तो सिर्फ क्या करेंगे? n का वैल्यू के जगह पर हम 12 रख देंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया हो गया। अब ये 12/2 हो गया, SN के सहायता जो फॉर्मूला लेते हैं, 2A 2 हो गया,
ए का वैल्यू कितना निकाला भाई मेरे 4 निकाला, तो यहाँ पर क्या दे दिया भाई 4 दे दिया। अब ये प्लस 2a होता है, ये सॉरी यहाँ पर 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी प्लस n का वैल्यू कितना 12 है, अब -1 d का वैल्यू कितना दे रखा भाई मेरे 3 दे रखा। ये हो गया प्रोसेस। इतनी बात तो समझ में आ गए होगी। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या हो गया 12 में जब 2 से कट भागा दिया जाएगा तो उस स्थिति में 2 से जब 12 को देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 12 में से 1 गया भाई 11 हो गया। 11 मल्टीपल कितना हो गया 3 हो गया, छोटी ब्रैकेट ये 6 हो गया। जब इसको करेंगे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 11 तिहाई कितनी हो गया 33 हो गया। 33 में जब 8 जोड़ देंगे तो 33 और 7 होता है 40, एक और जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा भाई मेरे 41। 41 में जब 6 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, यानी ये प्राप्त हो गया मेरे 246। कितना प्राप्त हो गया 246। और यही 2 स्टेप मुझे निकालना था। पहला स्टेप ए निकालना था जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रथम पद के नाम से जानते हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने निकालने के बाद आया 4 आया, ठीक है। दूसरा स्टेप S12 निकालता था। जब हम लोग ए और डी का वैल्यू और एन का वैल्यू पुट किया तो उसके कंसेप्ट के सहायता से हम लोग किसके पास चले गए 246 के पास। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें ए बराबर आया 4 और S12 बराबर आया 246। कुछ भी आसान नहीं है, आपने देखा होगा। कुछ भी ना किया, सिर्फ कंसेप्ट को लाया, फॉर्मूला बेस को जाना, जो जो पूछते गया वैसे वैसे उसके वैल्यू को हम लोगों ने पुट करना रखते गए, तो आसानी वे में हम लोग आंसर तक पहुंच गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे ढंग में आसानी वे में समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लें। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बात तो एपी का ही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी में लग जाएं। अभी वक्त बहुत है आपके पास, टाइम बहुत है, समय बहुत है। सबकी बात देखते हुए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, तब कहीं ना कहीं कुछ जगह बन जाएगा मैथ में। अब देखिए भाई मेरे, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप आसानी वे में बना लोगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ आगे की ओर आते हैं। सिर्फ आइए, क्वेश्चन पहला ही है और उसमें पहला का दूसरा क्वेश्चन कहता है भाई मेरे, क्या कहता है कि एपी में का ही बात है। एपी में किसका बात है, एपी में ही है। एपी आधारित ही क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहे हैं भाई कि ए बराबर 8 है। ए बराबर क्या है भाई मेरे 8 है और एन का मतलब टीएन बराबर 62 है, ठीक है। और एस एन का वैल्यू पूछ रहा है। एस एन का वैल्यू दे रखा है इसमें 210। एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है 210 दे रखा है। तो n बराबर और d बराबर इसमें वाट है। n बराबर d बराबर क्या वाट, यानी n और d को लाना है। n और d का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। मैं आपके सामने ऐसा जब क्वेश्चन रहे, a का वैल्यू दे रखा है, an बोले तो tn, tn बोले यानी l, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। an का वैल्यू कितना भाई मेरे 62 है, sn का वैल्यू कितना 210 है। n और d ज्ञात करें। तो ऐसे स्थिति में हम ये सोचेंगे, जब आपके सामने ऐसा मैथ आ जाए तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को थोड़ा लंबा करेंगे। उस स्थिति में क्या जानेंगे कि हम कैसे कैसे चढ़ें, हम कैसे कैसे चढ़े जो आसानी से आंसर पास चढ़ जाए। हम ऐसा ना कि उठा पटक के जिधर लाया उधर लाठी मार दिया, उससे क्या होगा कि आप जो है सही वे में आपका रास्ता नहीं जाएगा, और जब रास्ता सही वे ना चलोगे तो आप अच्छे ढंग से अपनी मंजिल की ओर, अपने आंसर की ओर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कहां से स्टार्टिंग करें। सबसे पहला पॉइंट यहां पर दे रखा है an, तो an के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस स्थिति में जब a का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर देख रहे हैं n का वैल्यू भी ना है, तो वहां पर दोनों अननोन हो जाएगा। अब अगर एसएन के पास जाते हैं भाई मेरे, तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि एसएन का जब टीएन दिया रहे, एसएन का जब एसएन का वैल्यू 210 है और एन भी दिया हुआ यानी टीएन भी दिया हुआ, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बेसिक बात ये बताया था कि वैसा स्थिति में एसएन का फार्मूला जब टीएन दे रखा हो तो होता है n/2 इंटू ए प्लस टीएन होता है। क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस टीएन। तो हम देखते हैं क्या भाई मेरे कि हम लोग पहला स्थिति में क्या देखते हैं, चूंकि हम लिख देंगे कि एसएन का जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n/2 जब Tn दे रखा है तो उस स्थिति में a प्लस Tn होता है। a प्लस क्या होता है? Tn होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है कि ऐसा फॉर्मूला क्यों रखा मैं, तो सिर्फ Tn के कारण कि Tn ऑलरेडी में क्वेश्चन में बोल रहा है कि Tn मेरे पास है, तो जब मेरे पास Tn है तो a प्लस Tn होता है सूत्र। अब Sn का वैल्यू कितना? 210। हमने क्या किया, यहाँ पर 210 पुट कर दिया। n/2 है, n/क्या? 2 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, n का तो वैल्यू निकालना है, इसलिए n का पुटिंग ना करेंगे, n को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको आसानी वे में रहने देंगे। अब a का वैल्यू कितना दे रखा भाई? 8 दे रखा। अब Tn का वैल्यू कितना दे रखा? 62 दे रखा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। n/2 हो गया 62 और 8 कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है, 2 से ये काट देंगे, 35 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 210। ठीक है, अगर कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 7 क्या होगा भाई मेरे? 35 होगा। और ये 5 से जब करेंगे तो 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10। समझ में आ रहा? 5 चौके 20, अब 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, और 7 छक्के क्या हो गया? 42। यानी पूरी तरह से लास्ट स्थिति तक अगर कटता है कंसेप्ट तो आसानी से काट दीजिए। तो हम क्या देखें कि यहाँ पर जो n का वैल्यू आ गया वो 6 आ गया। n का वैल्यू क्या आ गया भाई मेरे? 6 आ गया। इतनी तक तो समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई प्रोसेस, देखो कैसे प्रोसेस किया मैंने अगर चाहता मैं तो डायरेक्ट an का फॉर्मूला रख के बना देता, लेकिन उस स्थिति में इसलिए नहीं कि पेन और कलम और माइंड को दौड़ाया कि रीजन क्या था कि वहां पर दो वैल्यू जो ऐसा था जो बिल्कुल नहीं, मतलब उसको ज्ञात करना मुश्किल लग रहा था। पहला वैल्यू तो a तो दे रखा था, जब हम n का वैल्यू पुट करते हैं, n का अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हम देखते हैं भाई मेरे कि 8 का तो वैल्यू पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे, लेकिन n भी अननोन रहेगा, इसका वैल्यू भी वाट है, इसका वैल्यू मुझे ज्ञात करना, d भी ना दे रखा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दो चीज आसानी वे में मिलना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि दो चीज को आसानी वे में ज्ञात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, तो हम क्या किया कि थोड़ा सा प्रोसेस को आसान करने के लिए हम तुरंत अपने माइंड को दौड़ाया, और वहां पर दौड़ाते के साथ हम लोग जो बेसिक क्लास में ये फॉर्मूला जो पढ़ा था कि n/2 इंटू a प्लस Tn कब होता है? जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में Tn दे रखा हो, n दे रखा हो, l का वैल्यू दे रखा हो, तो उस स्थिति में हम ऐसे क्वेश्चन को रख देते हैं, जिससे क्या होता है हम आंसर तक आसानी में पहुंच जाते हैं। और तो वही क्वेश्चन को मैंने रखा, यही फॉर्मूला को मैंने रखा। तो फॉर्मूला रखने के बाद क्या देख रहे हैं कि कहीं पर कोई भी दो वैल्यू ना आ रहा है। जिस तरह से a में n आ गया था, d आ गया था, इसमें देख रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू ही अननोन है जिसका नाम n है। तो आसानी वे में जब काट छाट किया तो वहां पर n का वैल्यू हम कितना निकाल लिया? 6 निकाल लिया। अब यहां पर भाई मेरे अब आसानी वे में हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि दिया हुआ, अब क्या दिया हुआ? अब यहां पर देख रहे हैं कि इसका तो वैल्यू निकाल दिया। अब देखिए चूंकि n का मान n बराबर कितना भाई मेरे 62 है, तो फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे मुझसे, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये चीज को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि a का वैल्यू कितना पुट कर दिया? 8 पुट कर दिया। n का वैल्यू तो अभी मैंने कितना ज्ञात किया भाई मेरे? इधर ध्यान दे, 6 ज्ञात किया, तो 6 पुट कर देंगे। d तो मुझे मालूम करना है, ठीक है, इतना बराबर 62 हो गया। इतना तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब 8 हो गया ये भाई मेरे, अब प्लस ये हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5d हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बराबर 62 हो गया। तो 5d बराबर ये क्या हो जाएगा कि 62, ये 5d बराबर क्या हो जाएगा? 62 माइनस 8 हो जाएगा। तो 12 में से 8 जब चल जाएगा तो 4 बचेगा, 5, ये 5 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। समझो बात आया? 12 में से 54 6 कितना हो? 60 2 62। तो यहां पर से हम क्या देख रहे हैं? प्लस माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा कि d बराबर, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 54/5 हो जाएगा। अगर कटता है तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। बात समझ में आया? कंसेप्ट कुछ ना, Tn का सूत्र लगाया, a प्लस n-1 इंटू डी रखा, वहां पर हमने 6 निकाला। किसका वैल्यू? n का वैल्यू। n का वैल्यू 6 निकालने के बाद यहाँ पर आसानी वे में हम लोग d का वैल्यू कितना निकाला? 54/5 निकाला। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 54/5 d का वैल्यू आसानी वे में ज्ञात कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि n का जो मान आया 6 आया भाई मेरे, और d का मान आया 54/5। मुझे उम्मीद है कि आपको भी दूसरा क्वेश्चन काफी
आसानी वे में समझ में आया होगा। भाई मैं बार बार एक बात बताना ये चाहता हूँ कि आप मैथ बनाओ नहीं, आप मैथ के साथ खेलो, मैथ के साथ इंजॉय करो, आनंद लो। जब हम मैथ को दिल से बनाएंगे, दिल से उसके साथ इंजॉय करेंगे तो बनाने का लाख तरीका के जरिए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब मैथ को हम रट्टा मार लेंगे, मैथ को सिर्फ क्या करेंगे कि मतलब किसी तरह से माइंड को फैलाएंगे नहीं और सोचेंगे आसानी वे में बना लें। ऐसा है कि कोई मेरे सामने खाना बनाकर एक ला के दे दे और खाना आसान होता है, लेकिन खाना बनाने से पहले सभी का खाने के क्या क्या बनना चाहिए, कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वही डिफिकल्ट को अगर आप शुरू से बना लोगे आसानी वे में लाने के लिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आसानी से बड़े मैथ को भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार ये बात का पॉइंट बताता हूं कि आप मैथ को देखो कि कैसे हमें कैसे कहां पहुंचना है, कौन सा टाइप वहां पर रखेंगे, क्या पैटर्न रखेंगे जो आसानी वे से हम आंसर तक पहुंच जाएं। मुझे उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के बाद, वही एपी से रिलेटेड है, समानांतर पदों के योग से रिलेटेड है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा पद क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तीसरा पद क्या, तीसरा टाइप क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन को आज सामना करना पड़ेगा देखें। अब ऐसा लगता है कि लगभग हम लोग पूरी तरह से एपी पार्ट समानांतर पदों के योग वाला जो टाइप है वो भी अब इंड होने के कागार पर है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि क्वेश्चन का दूसरा टाइप ये कहता है कि 24, 21, 18 ... के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है, कितना पद हो, ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है इसका कितना पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो। कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। देखिए भाई मेरे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर आधारित। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1-2 लाइन वाले क्वेश्चन को पढ़ा और थोड़ा सा एक बॉक्स इस तरह का इतना कंसेप्ट तक का क्वेश्चन को ही जाना है। ए का वैल्यू दिया हुआ रहता था, डी का दिया रहता था, एन बराबर वाट रहता था, एस एन को ज्ञात करना रहता था। इस तरह का कंसेप्ट अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बनाया। अब आपके सामने कुछ हिंदी लिखावट, कुछ लैंग्वेज पर, कुछ शब्द पर आधारित क्वेश्चन आया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग एसएन से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो हम कैसे डील करते हैं, कैसे तरीका कहता है, कैसे बेस कहता है, कैसे कंसेप्ट कहता है, ये पूरे अच्छे ढंग से ध्यान देंगे। ठीक है, आपके सामने सबसे टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ अलग दिखने को मिल रहा है कि 24, 11, 18 का एक सीरीज है, एपी का एक सीरीज है और उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, ताकि उनका योग क्या हो जाए भाई मेरे 78 हो। तो अभी तक हम लोग आपको एक बात ध्यान दिला देना चाहता हूं मैं कि हम लोगों ने बेसिक क्लास में बहुत सारी ऐसे टीएन पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि कितना पद ऐसा होगा जिसका मतलब वह कौन सा ऐसा पद होगा जो 78 होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कहते थे कि लेट कर लेते थे, मान लेते थे कि माना कि वह पद जो है टीएन, वह पद एनवा पद ऐसा होगा जो 78 होगा। लेकिन यहां पर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो यहां पर यह कंसेप्ट को कहता है कि उनका योग का बात करता है। किसकी चर्चा कर रहा है? योग का। तो यह इसका कौन सा पद, कितने पद लिए जाएं, वह पद का मतलब टर्म बताना है कि जिसका योग 78 हो, यानी एसएन को बराबर के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? एसएन, योग का चर्चा कर रहा है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया भाई मेरे, हल लिख दिया। इतना तक तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात किसकी चैप्टर की पढ़ने जा रहे हैं, तो एपी को बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि एपी में लिख दिया। अब इसमें सीरीज का फर्स्ट लेटर क्या कहलाता है? प्रथम पद, यानी 24 हो गया, इसका प्रथम पद हो गया। अब इसमें 24 क्या हो गया भाई मेरे? प्रथम पद। अब इसमें सारवंतर क्या होता है? सारवंतर को हर सेकंड वाले टर्म में से इसको घटा देते हैं, तो यह हो गया भाई मेरे -3 हो गया। यहां तक कंसेप्ट देने में मुझे किसी
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ तक वाले बात को अच्छे से समझे होंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब ये बातों को ध्यान देंगे भाई, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पद लिए जाए, कितने पद लिए जाए। इसका मतलब ये हुआ कि n मांग रहा है। इसका मतलब क्या मांग रहा है? n मांग रहा है कि पद की चर्चा बोल रहा है कि कितना पद, मतलब क्वेश्चन यहीं पर उठ रहा है, कितना पद। तो लास्ट वाला स्थिति पद यानी टर्म बोल रहा है, स्मॉल n के बारे में मांग रहा है। उनका योग 78 हो, मुझे मालूम नहीं है कि कितना पद लिया जाए जिसका योग 78 हो। तो मालूम करने के लिए हम वहां पर ऐसी स्थिति में मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना कि Sn पदों का योग 78 होगा। माना कि Sn पदों का योग क्या होगा भाई मेरे? 78 होगा। तो उसके कंसेप्ट में क्या लिख देंगे? Sn बराबर क्या लिखेंगे भाई? 78। Sn बराबर क्या लिख देंगे? 78 लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? Sn का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उस स्थिति में पुट करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इज इक्वल टू कितना होता है भाई मेरे? 78 होता है। अब उसके कंसेप्ट के सहायता से जब हम लोग फॉर्मूला के रूल को फॉलो किया तो उस स्थिति में क्या देखते हैं कि n का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो a के पास जाते हैं, a का मान तो 24 दे रखा है, इसके बारे में तो कोई निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो d पास आते हैं, d का वैल्यू भी दिया हुआ, बच गया क्या? n, और जो बच गया वही तो मुझे निकालना है। यानी जिसका जिसका वैल्यू दे रखा है भाई मेरे, सारे का वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो फिर आसानी से बिना आंख खोले यानी आंख बंद करके भी हम आसान से n को वैल्यू को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि n बटा कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 a का वैल्यू भाई मेरे 24 दे रखा, हम 24 पुट कर देंगे। n का वैल्यू तो मुझे नहीं चर्चा है, तो यहाँ पर n हो जाएगा -1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कंसेप्ट कैलकुलेशन पर ध्यान दो। अब d का वैल्यू कितना दे रखा? -3। ठीक है, ये बड़ी कोस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरा? 78। अब ये क्या करेंगे? n/2 इधर है, जब उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में है तो वह मल्टीपल में हो जाएगा। अब n को रहने दो इधर, ये छोटी ब्रैकेट दे दो। 24 दूनी कितना हो गया? 48 हो गया। इससे जब गुना करेंगे ये प्लस का साइन होगा। ठीक है, ये प्लस का साइन होगा। 48 हो गया, ये प्लस गुने माइनस हो जाएगा, -3n हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह का हो गया। अब ये 78 मल्टीपल 2 हो गया। 2 कहाँ से इस साइड आ गया? आपको शायद मालूम होगा कि ये वाला 2 डिवाइड में था, बराबर के उस साइड आया, मल्टीपल में गया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे? यहाँ पर क्या होगा? 48 से 3 कितना हो जाएगा था भाई मेरे? 51। 48 से 3 कितना हो जाता है? 51 - 3n हो गया। 51 - 3n। देखो कुछ रूप देख रहे हैं बदलेगा, कुछ रूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। देखो कंसेप्ट को देखो। तो यहाँ पर जब आप क्या प्रोसेस कहता है? अब सब में गुना कर दो, सब में गुना कर दो। तो ये हो गया 51n, ये क्या हो गया? 51n -3n और एक और n से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 78 मल्टीपल 2। ठीक है, अभी गुना नहीं हम कर रहे हैं, थोड़ा आसान होगा आपके लिए इसीलिए। अब देखो अब क्या प्रोसेस कहता है कि 51n हो गया। अब n में n से जब बीच में साइन मल्टीपल का होगा तो इसके पावर में कुछ ना रहता है, 1 रहता है। तो उस स्थिति में जब बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाता है। तो ये एक एक जुटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? 3n² हो जाएगा, यानी 3n के पावर 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर जब आ जाएगा, इसको जब हम लोग किधर ले आएंगे? इधर ले आएंगे। तो यानी हम इधर जब ले आवेंगे तो ये हो जाएगा 78 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 0। 78 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसके पैटर्न को थोड़ा सा हम समझेंगे, कुछ मिटा देते हैं इधर कि ताकि आसानी हो। अब ये पैटर्न को हम इधर लाते हैं तो -3n² हो जाएगा और उसके बाद प्लस 51n हो जाएगा, 51n और -78 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरे? 0 हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यही ना कंसेप्ट है, कुछ भी ना किया। यहाँ पर बोर्ड में स्पेस नहीं था तो हमने सोचा थोड़ा ऊपर बना ले। उसके लिए क्या पैटर्न किया? -3n² को हमने आगे लिख दिया। ये पॉजिटिव है, इसको कहीं भी डाल सकते हो, इसका साइन पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव। ये माइनस है, 78 मल्टीपल 2 हमने माइनस दे दिया। ठीक है, अब आपको देखो कि n का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब क्या होगा कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया था? कैलकुलेशन पढ़ा था, आसान वे में ज्ञात करना। जो
आसानी से पुट करके वैल्यू ज्ञात कर लेते, लेकिन अभी आपके सामने ऐसा चेहरा आ गया कि मतलब अभी आपके सामने ऐसा चेहरा आ गया जो कुछ आपको भी थोड़ा पल के लिए सोचने पर मजबूर करेगा, आपके पेन को, आपके माइंड को थोड़ा पल के लिए जो है कहीं ना कहीं रुकावट डालेगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो भाई मेरे यहाँ पर समझते हैं कि जब ऐसा कंसेप्ट आ जाए, जब ऐसे कैलकुलेशन का रूल आ जाए, तो वहां पर हम कैसे चाल चलते हैं और चाल चलने के बाद आंसर को कैसे प्राप्ति करते हैं, गेन करते हैं, वो चीज को आप समझो। तो -3n² है, 51n माइनस जो है 78 मल्टीपल 2। तो आपको ये लगता होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो भाई मेरे, कि यहां पर ये जो फॉर्म है, ये जो मतलब प्रकार दिख रहा है, ये जो चेहरा दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका घात 2 है। तो यहां पर यह इंडिकेट कर रहा है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि ऐसा फॉर्म में जब घात 2 रहे तो उस स्थिति में भाई मेरे ये कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। तो उस स्थिति में जब ये द्विघात समीकरण हो जाए तो हम लोग गुणनखंड विधि भी जानते हैं। एक नाम है गुणनखंड विधि, हम लोग पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में, वो सारी चीज से हम लोग पूरी तरह से मालूमात है हम लोगों को कि गुणनखंड विधि में हम लोग जब ऐसा फॉर्म इक्वल के साइड में जब 0 हो और इस तरह का पैटर्न आपको दिखे तो ये कहलाता है, कंसेप्ट कहता है गुणनखंड विधि से हम आसानी वे में किसी एक का वैल्यू ज्ञात करना आसान हो जाता है। चाहे यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन कुछ भी रहता है, x रहता तो भी ज्ञात कर लेते हैं, y रहता तो भी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन है यहाँ पर क्या n। अब देखो भाई कैसे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्या एक कंसेप्ट आओ मेरे भाई, बड़ा मजेदार तरीके से, आप डरो मत, आप ऐसा मत समझो कि सर ये मैथ का प्रोसेस काफी हार्ड हो गया, मैथ का प्रोसेस कुछ ऐसा लग रहा है लंबा, ऐसा लंबा नहीं। मैं बार बार इस बात को समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपके माइंड में, खोपड़ी में पूरी तरह से एक एक नस में मैं हिला दूं पूरी तरह से अपनी बात को। अब -3 है, यहां पर देख रहे हैं कि अगर संख्या की बात करें तो इसमें 3 है, इसमें 51 है, इसमें 78 है। अगर 78 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 छके 18। तो हम यहां पर पाते हैं मेरे भाई कि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, यानी ये सारे चेहरा का जो प्रकार है वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। सारे चेहरा के अंदर 3 कॉमन है, तो हम उस कॉमन को आसानी से बाहर निकाल देंगे। कहां निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। अब ये 3 को जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर क्या निकालें? 3 नहीं निकालें। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि क्या कहता है कि जो द्विघात रहता है उसे हम पॉजिटिव वे में रहते हैं, उसे हम कहां रखते हैं? पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में रखने के लिए इसके चेहरा के आगे माइनस हटाने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस के साथ साथ अगर -3 कॉमन लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? जो पॉजिटिव होगा निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। यही बात मुझे समझाना था और काफी आसानी ढंग से आप भी समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आइए देखते हैं, जब हम लोग -3 कॉमन ले लिया भाई मेरे, -3 कॉमन ले लिया तो इसके आगे ये ब्रैकेट हो गया। अब कुछ ना बचा, सिर्फ n² बचा। कुछ ना बचा, क्या बचा भाई मेरे? n² बचा। क्या बचा? n²। तो अब n² हो गया। अब यहां पर ये जब प्लस था, -3 कॉमन लिए है ना भाई, -3 ना कॉमन लिए हैं, तो ये पॉजिटिव, इसको प्लस लाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन आप सीधा नॉर्मल फॉर्म में ये जानो मेरे भाई कि जब माइनस को, जब किसी साइन को हम कॉमन लेते हैं, जब माइनस प्लस को कॉमन लेते हैं, तो उसके कंसेप्ट में क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन होता है, जो साइन होता है, वो प्लस होता है, माइनस में माइनस हो जाता है प्लस में। इतनी बात सिर्फ ध्यान रखना। अब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। तो हम लोगों ने क्या माइनस तो कॉमन लिया, साथ साथ 3 भी कॉमन लिया। तो कितनी बार पढ़ेंगे जो 51 को 3 काट दे आसानी से? तो 17 बार। कितनी बार? 17 बार। तो ये n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। n को क्यों छेड़छाड़ नहीं किया? क्योंकि हमने n कॉमन नहीं लिया, इसीलिए n को मुझे कोई लेना देना नहीं, n जैसे था मैंने वैसे रख दिया। ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस है, फिर एक बार माइनस आपके सामने आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो। मैंने बार बार एक बात को बता रहा हूं कि जब माइनस किसी भी साइन को कॉमन लिया जाता है तो उसके अंदर वाला जो फंक्शन का साइन होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर माइनस कॉमन लिया है तो जो साइन बच रहा है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में बच रहा है वो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया प्लस में। अब ये 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 6 क्या हो जाएगा? 78। ये 2 बच जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इज इक्वल टू इतना बराबर क्या हो गया? 0। इतना बराबर क्या हो गया भाई मेरे? 0 हो गया। अब ये 3 इसको इस साइड में ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए ना पड़ता है, 0 अपॉन कितना भी दे दें, लाख हजार कितना भी, तो इसका वैल्यू ही क्या हो जाता है? 0। तो इसलिए ये हो जाएगा n² -17n
और 26 दूनी कितना होता है भाई मेरे 52 हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखने को आपके सामने एक ऐसा गुणनखंड आ गया जिसका चेहरा एकदम साफ है, कहीं पर किसी तरह में कोई इसमें दोष नहीं है, अब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसीलिए हमने इसके टर्म को लंबा इसलिए किया था क्योंकि इसके टर्म को तब तक छोटा करते हैं जब तक जो कॉमन रहता है डिजिट या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन उसके अंदर से उसको बाहर निकालना ही कहलाता है प्रोसेस। अब देखिए, अब यहां पर हम लोगों ने समझा कि 3 को कॉमन लिया इतना बराबर 0। अब यहां पर एक फंक्शन और आपके सामने आ गया, तो आपने गुणनखंड वाले क्लास में पढ़ा होगा, गुणनखंड वाले चीज को जाना होगा। क्या जाना होगा कि अब यहां पर बीच वाला जो 17n है, कितना है भाई मेरे 17n, तो आपको क्या करना है ना, कुछ ऐसा डिजिट लेना, कुछ ऐसा संख्या लेना है जिसको हम लोग क्या करें, जोड़ दे तो 17 आ जाए, गुणनखंड कर दें तो 52n² आ जाए। यानी ये प्रोसेस होता है, इससे जब गुणन करेंगे ना भाई तो 52n² आना चाहिए और इस तरह का आना चाहिए -17n आना चाहिए। ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब ऐसा एक कोई टाइप लो, कोई ऐसा एक संख्या लो, तो हम बात करते हैं कि जब 13 और 4, क्या बात करते हैं 13 और 4, जब 13 और 4 को जब जोड़ते हैं तो 17 आता है और 13 और 4 को जब मल्टीपल करते हैं तो 52 आता है, 13 4। तो यही ऐसा टर्म है जो आसानी में इसके टर्म को आसान कर देगा और आसान करते हुए हम आंसर के आसानी से उसके मुंह तक, उसके दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। अब देखो भाई मेरे, यहां पर n² हो गया। अब यहां पर हमने दो फैक्टर लिया, एक 13 लिया, एक 4 लिया, यही 2 फैक्टर पर मैथ बना रहे हैं, कैलकुलेशन को हल कर रहे हैं। तो 13 और 4 जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 17 हो जाएगा, और जब इनसे 13 और 4 से मल्टीपल करेंगे तो 52 हो जाएगा। और यही कंसेप्ट कहता है जब गुणनखंड वाली स्थिति हो, जब द्विघात समीकरण हो, ये एक फॉर्मूला के सहायता से भी बनता है जो आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में जाने कि ये द्विघात समीकरण तो गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो 13 चौके 52 है, 13 4 कितना हो गया 17, लेकिन माइनस में 17 आना चाहिए। तो माइनस में 17 कब आगा, जब 2 टर्म आप लिया उसको दोनों को माइनस वैल्यू कर दो, दोनों को क्या कर दो माइनस, एक -13 ले लो, एक -4 ले लो। तो अब -13n हो गया और ये हो गया -4n हो गया। बात समझ में आया। जब -13n और -4n जोड़ेंगे तो साइन तो माइनस में रहेगा लेकिन उसमें जुड़ जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा और 13 -13 हो गया, अब n हो गया -4n हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -17n आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि बीच वाले रूप को पूरी तरह से रूल को फॉलो कर गया। यही तो मुझे लाना था, जिसकी सजावट के लिए मैंने इतने एग्जाम्पल को सजाया कि ताकि आसानी वे में हम आंसर तक पहुंच जाए। और इसको 52 रहने देंगे, इसको क्या करेंगे 52 इज इक्वल टू 0। 52 इसलिए रहने देंगे क्योंकि -13n मल्टीपल -4n जब करेंगे भाई मेरे तो ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 52n² जो इस तरह का फॉर्म को फॉलो करे, रूल को फॉलो करेगा। बात समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा भाई कि यहां पर देख रहे हैं कि अब n² है भाई मेरे, यहां पर देख रहे हैं भाई मेरे n है, तो उस स्थिति में देखो कैसे बनता है। तो इसमें 2 ठो n है, इसमें 1 ठो n है। तो हम बताए थे कि कॉमन वाला द्विघात समीकरण या कोई भी गुणनखंड जो होता है कॉमन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा मानने को कहता है कि जो चीज उसके अंदर कॉमन है उसको बाहर खींचो। अब 2 ठो n है, 1 ठो n, तो 1 ठो n को हमने बाहर निकाला, अब एक n बचा और ये -13 बेचारा अकेला हो गया। अब इसके साथ n था जिसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर 4n है, यहाँ पर 52 है, यानी n के 4 के साथ n का मल्टीपल है, यहाँ पर 52 के साथ किसी चीज का मल्टीपल नहीं 1 का है, यानी कोई भी ABCD का अक्षर नहीं दिख रहा। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं जब अलजेब्रिक फंक्शन कॉमन ना आए तो ऐसी स्थिति में जब देखते हैं अंक के पास तो 4 के पास अगला में 52 में 4 देखते हैं कि 52 में 4 आता है कि नहीं, तो आता है, 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पर हम -4 कॉमन ले लिया भाई, क्या ले लिया -4 कॉमन। तो -4 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा क्या, n बच जाएगा, क्योंकि n तो कॉमन नहीं लिया, 4 लिया है, डिजिट लिया तो n बच जाएगा। अब n है तो ये हम बताए थे कि जब कोई भी माइनस को कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर का साइन जो है अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होता है और निगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया निगेटिव, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई n - 13, बात समझ में आया कि नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बोर लग रहा है या ऐसा अगर नहीं लगना चाहिए भाई कि ज्यादा प्रोसेस लंबा, ऐसा नहीं
नहीं। आपको ऐसे ऐसे प्रोसेस को 2-3 बार भाई मेरे आप अगर बना लोगी मेरी बहना, तो फिर ऐसे प्रोसेस को आसानी वे में हम काफी अच्छे ढंग से काफी कम टाइम में बना के निकल जाएंगे। तो n-13 अभी भी एक चेहरा ऐसा सामने दिख रहा है कि कोई ना कोई फिर से कॉमन आ रहा है, कोई ना कोई फिर से n-13 इधर है, n-13 इधर है। हमने आसानी वे में n-13 लिख दिया और इधर वाला जो बच गया n- क्या हो गया 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो जब ऐसा कंसेप्ट हो, बीच में फैक्टर का साइन हो, गुणनखंड का साइन हो, तो इस स्थिति में रूल कहता है कि 2 वैल्यू आएगा। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का कितना वैल्यू आएगा 2 वैल्यू। तो दोनों वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक वैल्यू के बराबर इतना 0 लिखते हैं और एक वैल्यू जो आएगा ब्रैकेट के अंदर n-4 इतना बराबर क्या 0 लिखते हैं। अब n बराबर ये निगेटिव है, इस साइड जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा, साइन बदलेगा, पॉजिटिव में आएगा, n बराबर क्या होगा 4 होगा। उसी तरह से ये निगेटिव है, इस साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज को आपने आसानी से समझा होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। रीज़न ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमारा माइंड कुछ उलझता है, मेरा माइंड में कुछ मेहनत खोजता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको सेटर जो होते हैं वो थोड़ा सा मेहनत देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट मेरा मेहनत करता है कि नहीं, बच्चा कितना मेहनत होता है। जो बच्चा मेहनती होता है, जो बच्चा प्रैक्टिस से पूरी तरह से अनुभव होता है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन को आसानी ढंग से बना देगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं बार इस क्वेश्चन को बनाने में। जैसा कि मैंने आपको एक अच्छे कंटेंट दिया, एक अच्छा बेस दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा बेस लिया होगा, समझा होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। क्या करूं, ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा कि आपको ये बनाते हुए ही आगे बढ़ूं, कहीं ना कहीं इससे टकराना है, कभी ना कभी इससे टकराना है। इससे पहले मैं सोचा कि मैं पहले ही टकरा जाता हूं, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी मतलब रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ ये हूँ कि अब थोड़ा सा कल फिर हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। कल फिर थोड़ा सा और भी क्वेश्चन बच रहा है हमारे चैप्टर एपी का, समानांतर पदों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम आसानी वे में कल पढ़ेंगे। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में हम इस पूरे चैप्टर को एंड कर दें। मेरा मकसद, बार बार कह रहा हूँ भाई मेरे, कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 20 क्वेश्चन डेली बता दूं और उस 20 क्वेश्चन में आप सिर्फ 2 क्वेश्चन समझो, ठीक है। मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन बनाता हूं, 5 सवाल को हल कराता हूं, तो जिस तरह से मैं हल कर देता हूं 5 सवाल को आसानी वे में, वही ताकत आपके अंदर भी डाल दूं, वही एनर्जी आपके अंदर भी डाल दूं, वही कंसेप्ट आपके अंदर भी डाल दूं। और जब ऐसा मेरा हो जाएगा, कोई भी बच्चा मेरे वाले कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू कर देगा और उस कंसेप्ट में बनाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी पूरी मेहनत कामयाब हो गई। मुझे किसी से कोई तरह का कोई मतलब पैसा कौड़ी या कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि जितना कंटेंट मैं दूं, सारे कंटेंट को आप अच्छे ढंग से समझ लो, समझने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करते हुए आपके सामने जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सामना करना पड़े तो काफी आसानी ढंग से जो वे मैंने बताया है, जो कंसेप्ट मैंने बताया है, उस कंसेप्ट पर आप बता दो, उस दिन मुझे बहुत बना दो, उस दिन आप मुझे बहुत खुशी होगी, जिस दिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो मैंने सिखाया उस मेरे सिखाए हुए तरीके से आप बना दोगे। मुझे यही खुशी चाहिए और हमेशा चाहिए कि आपकी खुशी में मेरे कारण जो है कुछ और आपकी ज़िंदगी खुशी बन जाए, कुछ आपकी ज़िंदगी में उजाला आ जाए, कुछ और जिस तरह का मैथ से जो डर है, वो डर मैं पूरी तरह से कोशिश ये करूँगा भाई मेरे और बहना मेरी कि ख़त्म कर दूँ हमेशा के लिए, और बिल्कुल आसानी वे में, बिल्कुल एक आसान तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल जरा भी आपको कोई डर इसमें ना रहे, बिल्कुल निडर हो के आप मैथ का सामना करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सामना करो और आसानी वे में आप आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। आज का क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। फिर पूरी आप एनर्जी, पूरी विश्वास और पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से आप अपना काम करते रहिए। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। 2023 में मार्च में, फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारे एग्ज़ाम को आप अच्छे से कंटेंट अपने घर में बना लो, एक अच्छा तरीका बना लो, अच्छे रूल को फॉलो करो, रूटीन के हिसाब से पढ़ो, जो गाइडलाइंस अच्छा हो गाइडलाइंस को फॉलो करो, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर हम लोग कल मिलेंगे, बाय।